देखिए, मुझे पहली बार इस माटी पर आने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले इस माटी को नमन करता हूँ जहाँ से इतने बड़े वीर शहीद हुए, जिन्होंने मैं समझता हूँ बहुत बड़ा योगदान किया था 65 की चुनाव में जीत का भी, अपनी जान की भी कुर्बानी दी। और मैं समझता हूँ इस मौके पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं सभी गाजीपुर वासी, जो गाजीपुर के लोग जिनके बारे में कहा जाता है वीरों की भूमि है, ऐसी वीरों की भूमि को नमन करता हूँ जिस वीर की भूमि ने ऐसे माटी के लाल को जन्म दिया। दो बातें कही आपने मंच से महत्वपूर्ण कि अग्निवीर जब आपकी सरकार आएगी तो आप समाप्त कर देंगे। कारण अग्निवीर का मैं समझता हूँ, अग्निवीर की नौकरी जो सेना के हमारे जवान हैं, उनके गौरव के लिए, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान और उनके पूरे जीवन की जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को, वो अग्निवीर योजना में नहीं। आप भी समझते हैं इसमें कोई पेंशन की प्रावधान नहीं है, इसमें कोई और तरह की जो सेवाएं सुविधाएं होनी चाहिए जिससे आदमी निश्चिंत होकर भारत माता की सेवा कर सके, वो सारी शर्तें इस सेवा में नहीं, अग्निवीर में। वो आप मीडिया के साथ ही समझते हैं। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो पहले सेना में भर्ती होती थी, जिस भर्ती में एक बार भर्ती होने के बाद पूरे जीवन उनकी, उनके परिवार की, शहादत की परिस्थितियों में उनकी बाकी चीज़ों की जो एक जिम्मेदारी थी सरकार की, जो होनी चाहिए, इसका लोकसभा में विरोध भी किया था। विरोध में किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में, सदन में कहा है कि जिस दिन भी यह समाजवादियों की सहयोग या समाजवादियों की सरकार होगी केंद्र में, उसी दिन अग्निवीर खत्म। सरकार सुनती नहीं, सरकार तो ये नहीं सुनती, ये सच आपने कहा, किसी मुद्दे पर नहीं सुनती। और मैं समझता हूँ अग्निवीर लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी, मैं समझता हूँ उससे पूरे देश के जवान, उन जवानों के परिजन और पूरे देश के लोग संतुष्ट थे। उस योजना को बदलने की आवश्यकता नहीं थी, ये बेवजह ही बदला गया। और बाद में उनकी पार्टी के अध्यक्ष क्या जवाब देते हैं कि जब ये अग्निवीर लोग रिटायर होंगे तो इनको हम अपने कार्यालय में चौकीदारी की नौकरी देंगे। मैं समझता हूँ सेना का जो सुविधाएं हैं उससे भी ज़्यादा सेना की नौकरी गौरव की नौकरी है, गर्व की नौकरी है। भारत माता की, देश की सेवा का एक गौरव महसूस करते हैं नौजवान। सेना में ये आउटसोर्स है, कह सकते हैं, टेम्परेरी तो है ही। एक आपने घोषणा की है कि हम जो है सांसद अफजाल अंसारी के साथ यहाँ पे दुल्लापुर से जो है वो, हाँ, मांग की मुझे परिजनों ने और यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने। तो आदरणीय अफजाल अंसारी साहब जो यहाँ के हमारे सांसद भी हैं, इसीलिए उनको साथ मैं भी, क्योंकि पार्टी ने मुझे भी महत्वपूर्ण दायित्व दिया है चीफ व्हिप का, और आज जब मैं शहादत दिवस पे आया हूँ, मेरे सामने मांग रखी गई, तो हम दोनों सांसदगण मिलके निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे, इस विपक्षी सरकार में भी कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सरकार को ये बात नहीं काटनी चाहिए हम लोगों की, और अगर काटेंगे तो जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा हम लोग पूरा करेंगे। कल सर उपराष्ट्रपति की वोटिंग में आप थे। बिल्कुल थे। एनडीए की जीत हुई, नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मिले, क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत तो एनडीए की थी, संख्या उनके साथ थी, पहले से थी, लोकसभा में भी थी, राज्यसभा में भी थी, दोनों सदनों में वो मेजॉरिटी में थे और निश्चित तौर पे जीत उनकी होनी थी। लेकिन सवाल केवल हार जीत का नहीं था। जिस दिन हम लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने, हमारे नेताओं ने सुदर्शन रेड्डी साहब को विपक्ष का उम्मीदवार घोषित किया था, उस दिन ही कहा था कि लड़ाई हार जीत की अकेले नहीं है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसी की एक और कड़ी है। और हम इस मौके पर फख्र के साथ कह सकते हैं विपक्ष ने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी। और पिछले 11 सालों में जो लोग अपने को अपराजेय समझते थे, जो लोग समझते थे किसी भी पद पर हम निर्विरोध हो जाएंगे, उनके सामने एक बहुत कड़ी और मजबूत चुनौती विपक्ष ने पेश की है, वो आपके सामने है। क्रॉस वोटिंग पे क्या बोलेंगे? देखिए, अभी चूंकि मेरी किसी से बात नहीं हुई है, जो लोग एजेंट थे काउंटिंग में थे, हाँ 15 वोट इनवैलिड की सूचना मुझे ज़रूर है, लेकिन हम इतनी कह सकते हैं विपक्ष बहुत मजबूती के साथ और चट्टानी तरह। चलते चलते नेपाल में एक संकट गहराया है, पड़ोसी देश है, उच्च सदन के सदस्य है, क्या कमेंट है सर? देखिए, मैं एक भारतीय होने के नाते और सांसद होने के नाते मैं यही चाहूँगा, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो लंका हो या बांग्लादेश हो या कोई भी पड़ोसी देश हो, वहाँ अमन, चैन और शांति रहनी चाहिए। लेकिन उन सरकारों को सोचना चाहिए, वहाँ की स्थानीय सरकारों को, कि आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी कि वहाँ की जनता को इस स्तर पर
विरोध पर उतरना पड़ा। और नेपाल की तो एक अलग तरह की स्टोरी है, वहाँ के नौजवान निकल पड़े। जैन जी जी। एक आखिरी सवाल सर, आपके आजमगढ़ क्षेत्र में एक बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, 350 करोड़ के घोटाले लगा रहे हैं, आप पर भी है, आपके दूसरे सांसद पे 200 विधायकों को भी लगा रहा है जिला पंचायत। ये बीजेपी की बातों को आप पता नहीं क्यों गंभीरता से ले लेते हो। बीजेपी के लोगों ने 14 का घोषणा पत्र, 17 का, 19 का, 22 का, 24 का, एक भी घोषणा पत्र में कही हुई बात को पूरा किया हो तो आप उनको गंभीरता से जरूर लें। लेकिन ये अनगढ़ बयानबाजी करके मीडिया के बीच एक सुर्खियां बटोरने का प्रयास है। वो कितना भी चाहे कुछ कर लें, हमारे वहाँ के सांसद, विधायक, एमएलसी अगर इतने ईमानदार नहीं होते तो आजमगढ़ की जनता का लगातार विश्वास समाजवादियों में कैसे है? लगातार समाजवादियों पर भरोसा है आजमगढ़ के लोगों को और आसपास के लोगों को भी, क्योंकि मामला आजमगढ़ का आया है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनके पद वगैरह कुछ छिन चुके हैं, अब उन्हें अपनी पार्टी में नंबर बढ़ाने हैं। हालांकि वो इस स्तर के नहीं कि उनका जवाब मैं दूं, हमारे विधायकगण लोग, वहाँ की हमारी स्थानीय पार्टी के लोग देंगे। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये बेबुनियाद बातों की कोई वैल्यू नहीं। और अगर कोई तुम्हें लगता है तो सरकार उनके पास है, सारी एजेंसी जांचें करा ले, मथुरा समेत तमाम सारी एजेंसी उनके पास है, जांचें क्यों नहीं कराते? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की जो बहादुरी है बिल्कुल तारीफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मामूली थोड़ी है सैनिकों ने जिस तरह से ऑपरेशन चलाया। लेकिन हाँ, सीज फायर पर सवाल हम लोगों ने जरूर खड़े किए थे, संसद में भी किए थे जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी। सर जहां तक सैनिकों का सवाल है, मैं फिर कहता हूं, श्रद्धेय नेताजी कहते थे हमारे देश से ज्यादा बहादुर सैनिक कहीं के नहीं हैं। लेकिन नेताजी साथ ये भी कहते थे कि जब जब देश के नेताओं को बैठ के कोई फैसला लेना हुआ तो उस फैसले में, नेगोशिएशन में नेताओं ने कभी जीत नहीं कर पाई और सेना को जब कभी करने का कुछ मौका आया तो सेना ने हमेशा देश को जिताने का काम किया। धन्यवाद।